गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर अपवाह पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसमें नर्मदा नदी द्रोणी और ताप्ती नदी द्रोणी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं। आज हम लोग सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है, क्योंकि सिंधु नदी और सतलुज नदी भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर विस्तार मार्ग भारत के बाहर से है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर जो अरुणाचल प्रदेश में है 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर जैसा ये मुड़ जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गार्ज के विषय में आप लोगों को बताए थे, तो उसी तरह गार्ज बनाकर वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। दिहांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है और असम में इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र का तब निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये वहीं से निकलती है जहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी निकलती है, उसी के करीब से ये ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। लेकिन सिंधु नदी से ये अधिक लंबी नदी है, लेकिन फिर भी भारत में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत कम है। यह हिमालय के सामने समानांतर पूर्व की ओर बहती है और भारत में इसका प्रवेश कहाँ होता है? तो नामचा बरुआ जो पर्वत शिखर है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में ये गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज के माध्यम से ये प्रवेश करती है और इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब इसमें दिहांग में लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदी आकर जब असम में मिलती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। एक बहुत बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है जो असम में है, माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ उसको जिला घोषित कर दिया गया है, जिला भी बना दिया गया है माजुली द्वीप को। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? वही माजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर से बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा क्षति होता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग को परिवर्तित कर देती है। क्यों होता है इसमें सिल्ट की मात्रा? क्योंकि ये तिब्बत से निकलकर
ये भारत से बाहर हिमालय के साथ समानांतर चलती है, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में ऐसे स्थान से ये प्रवेश करती है भारत में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण पहाड़ों के कंकड़ पत्थर बहुत से टुकड़े उसमें मिल जाते हैं और इस कारण इसमें सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी बार बार अपना मार्ग बदल लेती है और मार्ग परिवर्तन करने के कारण वहाँ बहुत जगह स्थान पर बाढ़ का कारण भी बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग को अधिकतर मुख्य नदियां हैं, जैसे महानदी। प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य नदी कौन कौन सी है? तो गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हैं और अपने मुहाने पर यह डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां जो है उसमें है नर्मदा, ताप्ती, ये दो बड़ी नदी है और भी बहुत सी नदियां हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक नदी जो अरब सागर में जाके गिरती है तो उसको अरब सागरीय नदी कहा जाता है, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसे बंगाल की खाड़ी नदी कहा जाता है। तो अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, शरावती, भारतपुषा, काली, वैतरणी, सतरंजी, पेरियार आदि। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वेंगई, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार आदि। ये सभी नदियां हैं। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, वो लंबी नदी होती है, वो लंबे रास्ते तय करती है, इस कारण डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लेकिन अरब सागरीय नदियां जो है उसकी अपेक्षा ये कम दूरी तय करती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय नदियां को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागरीय नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो डेल्टा के बारे में आप लोगों को तो बताया ही है। अब ज्वार नदमुख क्या होता है ये भी जान लीजिए। ज्वार नदमुख, जब नदियाँ लंबी दूरी तय करती है तो उसका जो रफ्तार होता है उसका वेग कम हो जाता है, इसलिए जब वो समतल भूमि पे जाती है तो धीरे धीरे उसका वेग कम होने लगता है और अपने साथ वो लाए हुए गाद को धीरे 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 अपने, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपने किनारे पर वो उस गाद को जमा करते जाती है, तो मैदानी भाग का निर्माण होता है। लेकिन जो कम दूरी तय करने वाली नदियाँ, जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती जो भी है, वो लंबी नहीं होती है, छोटी होती है, वो ज़्यादा दूरी नहीं तय करती है और इसके कारण उसका वेग जो होता है, उसका रफ्तार बहुत अधिक होता है, उसका प्रवाह बहुत अधिक होता है और तेज़ी से अपने गाद, कंकड़, पत्थर, सिल्ट को लिए वो जब समुद्र में, अरब सागर में गिरती है तो वहाँ गार्ज का निर्माण कर देती है, गड्ढे का निर्माण कर देती है, जिसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो यही है ज्वार नदमुख। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा नदी द्रोणी और ताप्ती नदी द्रोणी। तो नर्मदा नदी द्रोणी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से है। अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद सतपुड़ा तथा विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहते हुए पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में जाकर
मिल जाती है, गिर जाती है। यह नदी जब मध्य प्रदेश से निकलती है तो जबलपुर के पास के निकट चट्टानों से, संगमरमर के चट्टानों से गुजरती है तो वहाँ एक झरने का निर्माण करती है जिसे धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा तथा कंदरा कहा जाता है। ये जलप्रपात है या झरना जिसको कहते हैं, उसका ये निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर एक बहुत बड़ा परियोजना बनाया गया है जिसको सरदार सरोवर परियोजना कहा जाता है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिस पे नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है वो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस पे एक नहर भी बनाया गया है। इस नहर का पानी जो है राजस्थान के 2 जिलों के लिए पेयजल उपलब्ध कराता है। तो ये आप लोग नर्मदा नदी के विषय में विस्तार से पढ़े। आगे जो कुछ भी बाकी है वो नोट्स के द्वारा भी या आगे बताया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ताप्ती नदी द्रोणी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिला मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की श्रृंखला से निकलती है। यह सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस नदी पर एक परियोजना बनाई गई है जो गुजरात में है, जिसका नाम है उकाई परियोजना। तो इस प्रकार और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा, कावेरी और भी जो अन्य नदियां दी गई है उसके विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।